जी, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है बट क्लियर नहीं है। जी, अटेंडेंस प्लीज़ अपनी मार्क कर लें ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। मोहम्मद नुमान अंजुम, अब्दुल्ला रोल नंबर 2, अरूबा यूसुफ, सबा, ओके अरूबा प्रेजेंट है। सबा, मरियम आबिद राना, प्रेजेंट मैम। जैनुल हसन, अरहम नासिर, मोहम्मद उमर, आसिम महमूद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। रहमान मकसूद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन रोल नंबर 18, मोईद रहमान, मोईद रहमान, सहर मुश्ताक, मरियम सफदर, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस वकार, प्रेजेंट मैम। गुलाम सकीना, प्रेजेंट मैम। हिरा जवार, प्रेजेंट। उसामा रोल नंबर 26, मोहम्मद बिलाल शेख, प्रेजेंट। असफन नाजिश, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद कासिम जाहिर, प्रेजेंट। कोमल असलम, प्रेजेंट मैम। आरजू यासीन, मैम कोमल असलम प्रेजेंट। ओके आरजू यासीन, सहर निसार, प्रेजेंट मैम। मलिहा गुलाम मोहम्मद, प्रेजेंट मैम। तैयबा अरशद, अस्मा जफर, प्रेजेंट मैम। फायजा आरिफ, प्रेजेंट। लाइबा कमर, प्रेजेंट। रिमशा फातिमा, मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा, प्रेजेंट मैम।
Rimsha, roll number 49. Present. Alright जी, anyone left किसी की attendance mark ना हुई हो? मैम और हम नासिर की लगा दें रोल नंबर Okay, यार 11। हम टाइम पे आया करें। थैंक यू मैम। ओके जी, लास्ट टाइम हम कर रहे थे प्रोपोजिशनल कैलकुलेट कर रहे थे, तो काफी हद तक एंड भी कर लिया था हमने जी। कोई इशू है? पहले भी अटेंडेंस बोलो किसी मेरी के नहीं लगी। अटेंडेंस के इशू एट द एंड बता दे अब। नो मैम मैं ठीक है फिर जी, वेट कर रहा था बाकी। ठीक है मैम ठीक है। लास्ट टाइम और मैंने आपको मेल की थी गुलाम मैम। सरीना अटेंडेंस की। अच्छा okay। तो बेटा ये क्लास के एंड पे अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें, और किसका लास्ट टाइम का ये यू जो हुए हुए हैं। मैम मुकद्दस को कार कर। मैम मेरा भी इशू था लाइबा ओके का। ओके ये आप भी प्रेजेंट नहीं लगाई जैन मैंने नहीं पता। रोल नंबर 10 है। ओके। लास्ट टाइम आप लोगों को एक छोटा सा टास्क मैंने दिया था ट्रुथ टेबल्स का। यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू किया था। ये ट्रुथ टेबल था जो कि वैल्यूज आपने इसमें पुट की थी, और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि ये करने के बाद हम अपना फर्दर जो काम है वो कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोपोजिशनल कैलकुलस है, और उसके बाद हमने मूव करना है प्रेडिकेट कैलकुलस। और प्रेडिकेट कैलकुलस में आपको वो बता दूं, सबसे जो ट्रिकी एक टॉपिक है आपकी पूरी आउटलाइन का, उनमें से एक प्रेडिकेट कैलकुलस है। और अगर आपकी बेस सेट हो जाती है प्रोपोजिशनल कैलकुलस पे, तो फिर आपके लिए वो आज का लेक्चर समझना आसान होगा। सो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन था आपका चैप्टर नंबर 2 बुक का क्वेश्चन था, प्रूव दैट इम्प्लीकेशन इज ट्रांजिटिव इन द प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ये ट्रांजिटिविटी आपने प्रूव करनी थी, जिसमें बिट्स एंड पीसेस में इसको डिवाइड करके एक एक सॉल्व करना था। पी क्यू आर 3 प्रोपोजिशंस थी, जिनको हमने पी को क्यू एंड आर के साथ सिंबलाइज उसको किया था। एंड 3 वैल्यूज थी, तो उसको ट्रुथ वैल्यूज हमने कुछ असाइन की। 3 2 टू रेज़ पावर 3 थी, इसलिए 8 वैल्यूज हर एक सिंबल को हमने असाइन करनी थी। फर्स्ट पी को 4 ट्रू 4 फॉल्स, क्यू को 2 2 का कॉम्बिनेशन, एंड आर को 1 1 के साथ। उसके बाद ये जो हमारे पास कंप्लीट एक एक्सप्रेशन था, उसको हमने स्प्लिट किया। फर्स्ट पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, इन दोनों को अलग-अलग कैलकुलेट करना था और दोनों को एंडिंग करनी थी। इन द सेकंड हाफ में P इम्प्लाइज R फाइंड करना था, और देन इस फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ की इम्प्लीकेशन फाइंड करनी थी। अब मुझे बता दें कि जिसने किया है वो बताते जाए, ताकि वैल्यूज हम फिल करें और आगे हम मूव करें। अगर नोटबुक के ऊपर सॉल्व किया है तो उसको खोल लें, ताकि और साथ साथ बोलते जाए, ताकि वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ जी। P इम्प्लाइज Q टैली कर लें कि ये ठीक था या नहीं था। ठीक है, इसको दोबारा हम फिल कर लेते हैं। जी, यहाँ पे कौन मुझे फिल करवाया जाए टेबल, किसने किया? खुद ही वॉलंटियर कर लें अगर किसी ने किया है, अदरवाइज मैं रैंडमली पूछ लेती हूँ। अगर किसी ने इसको कंप्लीट किया तो बता दें। जी आसिम, कंप्लीट है आपका? ओके ओके, ट्रू ट्रू, देन दूसरा भी ट्रू है, देन फॉल्स, तीसरा फॉल्स है, पांचवा ट्रू है जी, ट्रू है। ओके, देन फिर ट्रू है, फिर ट्रू है, एंड द लास्ट वन ट्रू। जी, बाकी चेक कर ले कि ये टैली कर ले अपने अपने सॉल्यूशन इसके साथ, कि सबका सेम आ रहा है, किसी का किसी पॉइंट पे डिफरेंट तो नहीं आ रहा। ओके, क्यू इम्प्लाइज आर, कौन बताएगा? आसिम आप ही बताएंगे? क्यू ठीक है, बता दें। ट्रू है,
फिर false है, फिर false है, फिर true है, true है, फिर true है, true है, then फिर true है, फिर true है, yes है, okay, फिर false है, फिर false है, फिर true है, फिर true है, फिर last फिर true है। ओके जी। अब जब इनको एंडिंग करेंगे तो एंडिंग का ट्रुथ टेबल अगर आपको याद हो तो एंडिंग में अगर एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन वाला हिसाब होता है कि एक भी जीरो है तो ओवरऑल जीरो। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो इट मीन्स फर्स्ट वन ट्रू होगा। सेकंड में एक फॉल्स आ रहा है तो ये दोनों फॉल्स होंगे। इस टाइम हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन एक फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स, फिर फॉल्स, दोनों ट्रू आ रहे हैं तो आउटपुट ट्रू होगी। एक भी फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है जी, अभी तक हम यहाँ तक इसको कंप्लीट किया है। अगर किसी का यहाँ तक कोई इशू आ रहा है तो वो डिस्कस कर ले, अदरवाइज हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकें। अगर जी P इम्प्लाइज R पे अब हमने आना है तो P इम्प्लाइज R की वैल्यूज P एंड R, और यहाँ पे इम्प्लीकेशन है। अगर किसी ने फिल किया तो बता दे, अदरवाइज इसको हम यहाँ पे ही फिल कर लेते हैं। P इम्प्लाइज R, इंडिकेटर है तो false, P इम्प्लाइज R, यस, P एंड R को हमने देखा जी। फर्स्ट वन फॉल्स, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड ट्रू, फॉल्स आएगा। ओके, देन ट्रू, ओके, ये फॉल्स आएगा। ठीक, ऑलराइट, देन ट्रू, 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 ठीक है जी, गुड। अरे अब लास्ट हमने करना है, तो लास्ट के लिए हमें इसकी वैल्यू कंप्लीट चाहिए, इसको हमने कंसीडर करना है, और साथ में P इम्प्लाइज R को, इन दोनों पे हमने इम्प्लीकेशन अप्लाई करनी है। तो इम्प्लीकेशन फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? ट्रू। सेकंड में फर्स्ट ट्रू, सेकंड सॉरी फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, फाइनल आंसर हमारा फॉल्स आएगा। सॉरी ट्रू आएगा। ओके ओके, देन फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है, ये हमारा कंप्राइज, इसको हम फर्स्ट वैल्यू कहेंगे एंटीसीडेंट, और ये हमारा प्रेसिडेंस है। एंटीसीडेंस जो है फॉल्स है, प्रेसिडेंस ट्रू है, ओवरऑल ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। एंटीसीडेंट फॉल्स है, प्रेसिडेंस ट्रू है तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी ट्रांजिटिविटी की, ये यहाँ पे होल्ड तब करती है जब हमारे पास आउटपुट में सारी की सारी वैल्यूज ट्रू आती। तो ये आपके सामने हमने कुछ टेबल सॉल्व किया है, प्रोपोजिशंस के साथ हमको कुछ वैल्यूज असाइन किया कि फाइनल ट्रांजिटिविटी हमारी होल्ड कर रही है। इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इम्प्लाइज कर रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर, सारी की सारी वैल्यूज हमारी ट्रू हो गई हैं। तो दिस वाज प्रोपोजिशनल कैलकुलस, जो कि लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा होमवर्क था आपके लिए। अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है वो चैप्टर जो आपकी एक्सरसाइज है, बुक ल्यूगर की जो बुक है चैप्टर नंबर 2 है, उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको देने थे, लेकिन इसलिए नहीं दिए कि आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। अच्छा, अब एक्सरसाइज में देखें कि कुछ क्वेश्चन हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द ट्रुथ टेबल्स प्रूव द आइडेंटिटीज ऑफ सेक्शन 2.1.2। सेक्शन 2.1.2 अपने चैप्टर को आप खोलेंगे तो वहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज आएंगे जिनको एज अ ट्रुथ टेबल आपने सॉल्व करना है। आपको मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसकी स्लाइड में मौजूद है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये कुछ ट्रांजिटिविटीज होंगी जिनको आपने ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव करना है।
टोटल 11 है। इसमें P अगर ए पी है तो सिर्फ आपने जो P 2 to raise power 1 2 वैल्यूज के साथ करना है, Q है तो 4 वैल्यूज के साथ, अगर R भी आ जाएगा तो 8 वैल्यूज के साथ। सिर्फ ट्रांजिटिविटी आपने प्रूव करनी है कि इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करती है या नहीं करती है हर एक के लिए। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे की क्लास ज्वाइन करने से पहले आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके रखना है, ताकि रैंडमली अगर किसी से मैं पूछूँ तो मुझे बता सके। उसके बाद जो बुक है उसी के यहाँ पे मैंने जो LMS पे लिंक दिया है वही लिंक मैंने खोला हुआ है। वैसे तो पेज 74 शायद बनता है, लेकिन लिंक के अकॉर्डिंग 98 पे जाके खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहाँ पे इसको चेक करना है, देखना है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी भी इक्वलेंस आपने चेक करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डबल इम्प्लीकेशन है, सिर्फ एक साइड पे इम्प्लीकेशन नहीं, रिवर्स इम्प्लीकेशन भी चेक करनी है। The logical operator double implication is read if and only if P implies Q then Q implies P, यानी कि इसको टू वे रीड करते हैं। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपने जो है वो प्रूव करना है इन वैल्यूज को। Show that P double implication Q is logically equal to P और Q implies P and Q। तो ये इम्प्लीकेशन जो यहाँ पे है इनको आपने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 में बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। इसको सिर्फ पार्ट ए आपने करना है, बी पार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी जो हमने क्लास में किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ट्रांजिटिविटी चेक की थी हमने। तो P implies Q एंड Q implies R, ओवरऑल इसकी इम्प्लीकेशन P implies R के ऊपर होती है या नहीं होती। इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया, इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें दो चीजें आ जाएंगी, मॉडस पोनेंस एंड मॉडस टोलेंस। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मॉडस पोनेंस एंड मॉडस टोलेंस दो टर्म्स आई हैं। ये 5 क्वेश्चन ही बस आपने सॉल्व करने हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ये दो टर्म्स नेक्स्ट टाइम जरा रीड करके आइएगा, क्वेश्चनिंग आपसे करूंगी और उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगी कि मॉडस पोनेंस क्या है एंड मॉडस टोलेंस क्या है। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास से पहले तक का। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बस ए पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास से पहले इसको कंप्लीट करके लेके आना है, ताकि उसी की बेस पे हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। अभी हम अपना आज का जो लेक्चर है उस पर मूव करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफिशियली है, इसको रिज्यूम करते हैं। प्रोपोजिशनल कैलकुलस की जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी है, अभी भी उसकी थोड़ी सी रिवीजन की थी। प्रोपोजिशनल कैलकुलस में बेसिकली प्रोपोजिशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आए थे और हमने कुछ अल्फाबेटिकल सिंबल्स थे। प्रोपोजिशनल कैलकुलस सेंटेंसेस आर मेड ऑफ प्रोपोजिशनल सिंबल्स। हमने एक स्टेटमेंट को एक सिंबल असाइन कर दिया। जस्ट लाइक अगर एक स्टेटमेंट हम लेते हैं कि सर्कल्स आर राउंड, तो उसको हमने डिनोट कर दिया P के साथ, और स्क्वायर्स हैव स्ट्रेट एजेस, उसको हमने डिनोट कर दिया Q के साथ। यानी कि प्रोपोजिशनल कैलकुलस में पहले हमने प्रोपोजिशंस देखी थी, स्टेटमेंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स, उनमें हमने डिस्क्रिमिनेशन सीखी थी कि कौन कौन सी प्रोपोजिशंस हो सकती हैं और कौन कौन सी प्रोपोजिशन नहीं होंगी। एंड देन सेकंड स्टेप पे स्टेटमेंट्स को डिनोट करना किसी सिंबल के साथ। कैपिटल लेटर होगा, अपर केस लेटर होगा इंग्लिश अल्फाबेट का, और यूजुअली ये नियर द एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, एंड से शुरू करते हैं, आप फिर शुरू के वर्ड्स को भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी आसानी ये होती है कि आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाती है। आप सिर्फ P से, Q से, R से इसको डिनोट कर लेते हो, शो करवा लेते हो, और उसके बाद उनको ट्रुथ सिंबल्स असाइन कर देते हैं, ट्रू फॉल्स के, और उसके बाद कुछ कनेक्टिव ऑपरेटर्स हैं जिनके थ्रू हम कंप्लीट अपनी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। यानी बजाय इसके कि पूरी पूरी स्टेटमेंट हम लिखें और एंड करें या इम्प्लीकेशन उसके अंदर ऑपरेटर्स लगाएं, उसकी बजाय हम सिंपली सिंबल्स लगा लेते हैं, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z कुछ भी असाइन कर लेते हैं, और उसके बाद उनको कनेक्टिव ऑपरेटर्स के थ्रू कंप्लीट कम्पैक्ट फॉर्म में, टैबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लीगल सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड वेल फॉर्म फार्मूलाज, जिनको बोला जाता है जो प्रोपोजिशनल कैलकुलस के सिंबल्स के थ्रू, कनेक्टर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। In the sentences of the form P and Q are called the conjuncts. कंजक्शन का ऑपरेटर था ना, ऑफिशियली हमने इसको कहा था ये एंड का जो ऑपरेटर है कंजक्शन का ऑपरेटर है। तो इसमें जो ऑपरेंड्स होंगे P एंड Q होगा, उनको हम कंजक्ट्स बोलेंगे। लाइकवाइज जब और के ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे, डिसजंक्शन जिसको बोला था हमने, तो उसमें P एंड Q जो है वो डिसजंक्ट्स बन जाएंगे।
यानी कि उसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से इम्प्लीकेशन है, इन एन इम्प्लीकेशन P implies Q, P is the premise या एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं, और Q जो है वो कंसिक्वेंट या इनको कंक्लूजन बोला जाता है। यानी P implies Q, Q डिपेंड करता है P के ऊपर। अगर P ट्रू है तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इन एन इम्प्लीकेशन P implies Q, P is the premise और एंटीसीडेंट इसको बोला जाता है, एंड Q is the conclusion और consequent। इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं मॉडस पोनेंस एंड मॉडस टोलन के साथ। तो ये रिवीजन ही है बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था उसी की। इन प्रोपोजिशनल सेल्फलेस सेंटेंसेस द सिंबल्स parentheses or square brackets are used to group symbols into sub expression and so control their order of evaluation and meaning। तो parentheses और square brackets जो हैं वो यूजली यूज किए जाते हैं इनको ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस की चेंज करने के लिए। यानी P R Q equals to R is for different form, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर ऐड कर देते हैं तो कंप्लीट उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। अगर P और Q इक्वल R, यानी कि इसको इस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन उसकी डिफरेंट होगी, और सेकंड फॉर्म में जो है वो सिर्फ एक ब्रैकेट को थोड़ा सा आगे पीछे करने से उसकी रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल चेंज हो गई है। और interpretation of a set of proposition is the assignment of truth value either true or false to each propositional symbol। interpretation again वही है, truth value या false value किसी भी हम expression की जो assign करते हैं। Formally an interpretation is a mapping from the propositional symbols into the set true and false। अब ये जो previous example में हमने देखा था कि अगर P और Q होता तो हमने मैपिंग 4 की कर ली थी, लेकिन P Q R अगर आ गया है तो फिर हमने 8 की मैपिंग की है। बेसिकली ये इंटरप्रिटेशन है कि आप इनको ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू कितनी असाइन करनी है, 2 करनी है, 4 करनी है, 8, यानी 2 के कम्बिनेशन के हिसाब से करनी है, तो वो किस बेसिस पे करना है, इसको इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। यहाँ पे अगर P Q R के बाद S भी आ जाता है, 4 वैल्यूज आ जाती हैं, तो फिर हमारे 2 to raise power 4 यानी कि 16 कम्बिनेशन बन जाएंगे, 8 ट्रू वैल्यू और फॉल्स, फिर उसको ऐसा हाफ करते जाते। तो इंटरप्रिटेशन है कि ये जो प्रोपोजिशन सिंबल्स हैं इनको ट्रू और फॉल्स वैल्यू असाइन करना। An interpretation of a set of proposition is the assignment of a truth value either true or false to each propositional symbol। हर एक propositional symbol को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी, either true or false की। Formally an interpretation is a mapping from the proposition symbol into the set true or false। Two expressions in the propositional calculus are equivalent if they have the same truth value under all truth value assignments। This may be proved using। अच्छा, अब एक्सप्रेशन जो है इक्वलिटी हमने देखी थी कि दो वैल्यूज इक्वल होंगी अगर उनके ट्रूथ वैल्यू सेम होंगी, दो या तो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। For example, we have seen that P implies Q equal to negation of P or Q। ये जो आप complete 11 expression है जिसको अगर होमवर्क मैंने आपको दिया है वो करेंगे तो उसमें ये चीज़ आप चेक करेंगे। The two expressions are equivalent। इक्वल किस वजह से होंगे कि यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू होगी दोनों इक्वल, या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। सेमेंटिक्स क्या है इस पे एक दफ़ा आप रीड कर लें, इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी, ट्रुथ टेबल्स के अंदर भी। ये उसी की स्टेटमेंट्स है, उसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया है जो ट्रुथ टेबल्स हैं। पास देती हूँ मैं यहाँ पे, आप एक दफ़ा इसको रीड कर लें।
सिमेंटिक्स एंड प्रोपोजिशन कैलकुलस की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? असाइनमेंट ऑफ ट्रुथ वैल्यूज टू प्रोपोजिशनल सिंबल्स। ट्रुथ असाइनमेंट नेगेशन की हमेशा उल्ट होगी, ट्रुथ असाइनमेंट कंजक्शन की ट्रू होगी व्हेन बोथ कंजक्ट्स हैव ट्रू ट्रुथ वैल्यू 3, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ट्रुथ असाइनमेंट ऑफ डिस्टेंस इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ डिस्टेंस हैव ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। तो ये बेसिकली जो हम ट्रुथ टेबल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ये उन्हीं की वर्बली या पहले सेंटेंस के फॉर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक नई चीज है इसमें प्रेसिडेंस की। तो प्रेसिडेंस बोला जाता है कि प्रायोरिटी, राइट टू लेफ्ट जैसे मैथ्स में हम करते हैं, बल्कि डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में भी हमने देखा था कि प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की, उनको सॉल्व करने के लिए स्टैक में हमने इसको देखा था। तो हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू लोअर प्रेसिडेंस के। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के राइट टू लेफ्ट प्रेसिडेंस है, ब्रैकेट के जो पैरेंथेसिस है उनकी प्रेसिडेंस हायर है इम्प्लीकेशन से, और इम्प्लीकेशन की हायर है और से और एंड से एंड नेगेशन से। सो प्रेसिडेंस इसके राइट टू लेफ्ट अकर करेगी। और प्रोपोजिशनल एक्सप्रेशन पी क्यू एंड आर कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनको नेक्स्ट टाइम आप प्रूव करके आएंगे। Identities such as above can be used to change predicate calculus expressions into a syntactically different but logically equivalent form. इसमें यह है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ उनकी जो अपीयरेंस है उसको डिफरेंट कर सकते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं वेल फॉर्म फार्मूला डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन सिंटैक्टिकली तो वो डिफरेंट होंगे, यानी कि P और पैरेंथेसिस Q एंड Q, लेकिन लॉजिकली वो इक्विवेलेंट होंगे, चाहे आप राइट साइड वाले ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर लें या लेफ्ट साइड वाले ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर लें। ओके, प्रेडिकेट कैलकुलस है जी मैम। प्रीवियस स्लाइड की समझ नहीं आई है, उसमें से वो एक दफा दोबारा से बता दें प्लीज। इस स्लाइड को ये जो एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज हैं इसकी समझ नहीं आई है। इससे प्रीवियस ये आपको होमवर्क दिया है, एक दफा मैम ऑपरेटर्स को प्रीवियस की सॉल्व समझ करके। आ गई है ये। ओके मैम वो ना होमवर्क वाले की समझ आ गई है, इसकी नहीं समझ आई जो आपने भी बताई है ना स्लाइड, की समझ नहीं आई। इस चीज की समझ नहीं आई, एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करना है ये चीज, ये इससे प्रीवियस ये वाली। मैम इसके एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है? क्यों स्टैक की तरह इसको करना है हम लोगों ने? उसी तरह से करना है जैसे लास्ट लेक्चर में ये किया है। एक्सप्रेशन था ना एक, उसको सब एक्सप्रेशन में डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लिया। चलिए मैं करवा देती हूँ, एक यहाँ पे एग्जांपल हम कर लेते हैं। यस मैम प्लीज ये करवा ओके, डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट जो है उसको हम देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पी और क्यू ओवरऑल निगेट किया, सो दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू।
सिंपल एक एक्सप्रेशन लेना है जिसको आपने डिवाइड किया है जिस तरह से बिट्स एंड पीसेस में करना है उसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए p एंड q दो वैल्यूज है हमारे पास 2 टू इज पावर 2 मींस 4 वैल्यूज हम इसको ट्रांजिशन जो है वो असाइन करेंगे ट्रू एंड ट्रू देन फॉल्स एंड फॉल्स उसके बाद q के लिए हम कॉम्बिनेशन जो है अल्टरनेट रखेंगे ट्रू फॉल्स और निगेशन अगर हमने यही भी साथ साथ कर ले तो निगेशन यानी कि उल्ट करना उसको ट्रू है p की वैल्यू तो उसकी निगेशन जो है वो हो जाएगी फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू एंड ट्रू इसी तरह से निगेशन ऑफ q अगर हम साथ ही कैलकुलेट कर लें तो ट्रू है तो उसकी वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू इस तरह से एंड देन फर्दर p और q करना है हमने तो p की वैल्यू एंड q की वैल्यू इन दो को हमने कंसीडर करना है तो p और q मतलब जो होता है कि अगर एक भी ट्रू वैल्यू है तो हम उसको ओवरऑल ट्रू असाइन करेंगे ट्रू एंड ट्रू सॉरी लास्ट जो है वो दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा इसी तरह से अगर ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को निगेट करना है तो यहाँ जहाँ पे ट्रू है वैल्यू उसको फॉल्स कर देंगे और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देंगे लाइकवाइज अगर इस एक्सप्रेशन पे हम आए तो इसमें क्या करना है निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q यानी कि अब इन दो की बजाय हमने निगेशन की वैल्यूज को कंसीडर करना है निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q तो उनको एंडिंग करनी है एंडिंग का मतलब ये है कि अगर दोनों में से किसी एक में भी फॉल्स वैल्यू आ गई तो ओवरऑल वो फॉल्स हो जाएगा आप साथ साथ क्रॉस चेक करते जाए कि कहीं भी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही तो जब यहाँ पे एंडिंग करेंगे हम निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q को फॉल्स है दोनों वैल्यूज तो यहाँ पे भी ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा देन एक फॉल्स एक ट्रू है तो ओवरऑल फॉल्स क्योंकि हम एंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट पे दोनों ट्रू वैल्यूज है तो यहाँ पे भी ट्रू वैल्यू आ जाएगी फाइनली हमारे पास राइट एंड लेफ्ट दोनों सब पार्ट्स आ जाएंगे तो हमने इन दोनों को इक्वालिटीज की चेक करनी है इसकी निगेशन ओवरऑल p और q को ओवरऑल निगेट किया था इस एक्सप्रेशन की और साथ में अलग-अलग निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q इन दोनों की इक्वालिटी चेक करनी है तो दोनों फॉल्स हैं तो इक्वालिटी में होता है कि दोनों सिंबल्स इक्वल हो तो ट्रू आता है यहाँ पे भी दोनों सिंबल्स इक्वल है दोनों फॉल्स है तो ओवरऑल ट्रू आएगा यहाँ पे भी फॉल्स है दोनों ट्रू और यहाँ पे लास्ट पे दोनों सिंबल इक्वल है ट्रू के साथ ओवरऑल ट्रू आएगा तो ये हमारी ट्रांजिटिविटी यहाँ पे प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम पूरी स्टेटमेंट को सिंबल्स असाइन करके पी क्यू के साथ ऑपरेटर्स जो हैं वो किसी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं इक्वालिटी चाहे लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ कर लें चाहे राइट साइड वाला सिंटैक्टिकली तो ये डिफरेंट होंगे लेकिन लॉजिकली जो है वो दोनों सेम होंगे चाहे लेफ्ट साइड वाले आप यूज कर लें चाहे राइट साइड का तो आपने यही कुछ करना है ये जो प्रोपोजिशन एक्सप्रेशंस हैं सारे के सारे इनकी ये इक्वालिटी चेक करनी है ट्रुथ टेबल्स के थ्रू ये जो आपका होमवर्क है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बुक के चैप्टर के बताए हैं तो अभी भी कोई क्वेश्चन है कोई इशू है तो बता दें ताकि उसके बाद हम प्रेडिकेट कैलकुलस को शुरू कर सकें जी मैम जब हम ये टेबल को फिल करते हैं तो सबसे एंड पे हमारे पास सारी वैल्यूज ट्रू में आती हैं ठीक है अगर हमारे पास ये वैल्यू ट्रू में नहीं आती तो वो ट्रांजिटिव इक्वेशन में नहीं आएगा इट मींस कि वो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं होगा वो एक्सप्रेशन ही गलत है ट्रांजिटिव होगा वो ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं करती एक्सप्रेशन रॉन्ग है राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन की इक्वल नहीं होगा और मैम ये जो सारे क्वेश्चन वगैरह आपने दिए तो इन सब के टेबल बनेंगे हमारे पास इक्वेशन जी बिल्कुल ये ज़्यादा लंबा हार्डली हाफ एन आवर का काम होगा मे बी उससे भी कम लगे आपको टाइम ठीक है और किसी को कुछ क्वेश्चन को चीज़ समझ ना आ रही है अभी तक प्रोपोजिशनल कैलकुलस को हम एंड कर रहे हैं आज हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं प्रेडिकेट कैलकुलस पे तो प्रोपोजिशन को समझने में अंडरस्टैंडिंग में अगर अब भी कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लें अभी तक हमने प्रोपोजिशन को अगर हम सम अप करें तो हम ये देखा है कि प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं उसके बाद प्रोपोजिशन के बाद आ जाता है कि हम सिंबल्स के थ्रू उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जी मैम आपने जो लास्ट वाली क्वेश्चन के अंदर ना एक क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पार्ट
उसके अंदर पी क्यू और आर का फंक्शन भी साथ में उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग पी के अंदर हम लोगों ने जो पेयर लिए थे दो ट्रू लिए थे, दो ही हम लोगों ने फॉल्स लिए थे। और क्यू के अंदर हमने एक ट्रू लिया था और एक फॉल्स लिया था, जबकि आर जो है उसके अंदर हम लोग टेबल के अंदर क्या वैल्यू लेंगे? ओके, जब 3 एक्सप्रेशन आ जाते हैं ना, तो ये हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था कि ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जितने भी सिंबल्स हो, 2 की रेज पावर में हमने लेना होता है, 2 की पावर में जाके। यानी अगर आपके पास 2 टू रेज पावर, आपके पास पी क्यू है, तो आपने 2 टू रेज पावर मीन्स 4 वैल्यूज को के कॉम्बिनेशन बनाते होते हैं। ट्रांजिशंस आपने असाइन करनी है 4 के कॉम्बिनेशन से। पी को 4 वैल्यू देनी है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू को 1 ट्रू 1 फॉल्स, 4 कॉम्बिनेशन देने हैं। लेकिन जब आपके पास 3 एक्सप्रेशन आ जाए, पी टू रेज पावर 3 हो जाएगा, फिर आपने 8 ट्रुथ वैल्यूज असाइन करनी है इसको, ठीक है। जब आर भी आ जाएगा तो फिर आपने 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पी को फर्स्ट को 4 ट्रू 4 फॉल्स, क्यू को 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह से, एंड आर को 1 का। और अगर पी क्यू आर के बाद एस भी अगर आपके पास चौथा भी आ जाता है, तो फिर आपने ट्रुथ टेबल ही 16 से शुरू करना है। 8 ट्रू 8 फॉल्स देंगे पी क्यू को 4 4, आर को 2 2 के कॉम्बिनेशन, और एस अगर आ जाएगा तो उसको 1 1 अल्टरनेट में जाएंगे। तो ये फार्मूला होता है, चाहे आप डीएलडी में इसको करो या इस तरह से ट्रुथ टेबल जहाँ पे भी आप बनाएंगे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में, डिस्क्रीट मैथ में करो, डीएलडी में करो, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोपोजिशन कैलकुलस में करो। तो ट्रुथ टेबल जहाँ पे भी आएंगे 2 के कॉम्बिनेशन से आप बनाते हैं उसको। 2 आपके पास सिंबल्स हैं तो 2 टू रेज पावर 2 मीन्स 4 के कॉम्बिनेशन, एंड इसी तरह से जैसे जैसे एक्सटेंड होते जाएंगे उस तरह से कॉम्बिनेशन आते जाएंगे। ठीक है मैम। So as far as concerned about proposition calculus को हमने सम अप कर दिया। उसमें proposition symbols असाइन करते हैं और एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसको चेक करते हैं कि ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है, इक्वलिटी होल्ड करती है कि नहीं। अब मसला इसमें ये आता है, in proposition calculus each symbol PQ denotes a proposition of some complexity। ठीक है कि बेसिकली हम जो सिंबल्स तो दे रहे हैं किसी एक स्टेटमेंट को, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम उनको सिंबल असाइन कर रहे हैं, ताकि उनको हमने ऑपरेटर के साथ या ट्रुथ वैल्यूज असाइन करनी है तो हमारे लिए आसानी रहे। पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम सिर्फ पी क्यू आर एस टी के सिंबल्स लिखें। जैसे वो हमने एग्जाम्पल देखी ना, ट्वीटी इज अ बर्ड। अगर कोई कहते अगर हमने एक्सप्लेन करना है कि बर्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम बताएंगे कि ट्वीटी इज अ बर्ड, ट्वीटी कैन फ्लाई। उसके बाद अगर कोई कहे कि अगर उसके फीदर्स कट कर दिए हैं या उसके अनलेस और अनटिल इट्स अ पेंगुइन, इस तरह की उसमें असर्शंस आ जा रही है जिसकी मजीद वैल्यूज अगर ऐड नहीं करनी है, तो पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम क्या कर रहे थे कि एक एक प्रोपोजिशन को एक एक सिंबल असाइन कर देते हैं, ताकि उसके बाद जब हम ऑपरेटर्स उनके साथ अटैच करते हैं तो हमें आसानी रहती है। So in proposition calculus each symbol PQ denotes a proposition of some complexity। हर एक सिंबल के अगेंस्ट एक एक सेंटेंस होता है। There is no way to access the components of an individual assertion। अब होता है क्या है कि पूरे स्टेटमेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपने जो उसको डिनोट किया है, P किया है, Q किया है या R किया है, सिर्फ उसको एक्सेस करते हो और उसको वैल्यू ट्रू या फॉल्स असाइन करते हो। लेकिन अगर आपने उस स्टेटमेंट में से कुछ चेंज करना हो, जैसे हम अगर P असाइन कर देते हैं सर्कल्स आर राउंड, यहाँ पे चले मैं इसको ये एक पी स्टेटमेंट है जिसको हम असाइन कर देते हैं प्रोपोजिशन सर्कल्स आर राउंड, ठीक है। पी बेसिकली है तो एक सिंबल है, लेकिन ये एक्चुअली एक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे भी हम इसको यूज कर रहे हैं, क्यू को यूज कर रहे हैं। अब ये कि पी को तो आप असेस कर सकते हैं, उसको कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स असाइन करके उसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन उसके अगेंस्ट जो पूरी स्टेटमेंट है सर्कल्स आर राउंड, इनको इंडिविजुअली आप एक्सेस नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक सॉलिड सेंटेंस बन जाएगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि स्टोरेज की लिमिटेशन होती है। हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए कि हम इन सर्कल्स आर राउंड की बजाय हम किसी और को भी राउंड की जो प्रॉपर्टी है वो असाइन कर सकें, या सर्कल्स को हम कोई और प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकें। तो
प्रोपोजिशन में मसला ये है कि प्रोपोजिशन को कोई आप लेबल असाइन कर सकते हो और उस लेबल को इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन उसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट रहेगी थ्रू आउट पूरा के पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। अब प्रेडिकेट कैलकुलस हमें ये ब्यूटी प्रोवाइड कर रही है। प्रेडिकेट कैलकुलस प्रोवाइड दिस कैपेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, पी एक प्रोपोजिशन है, इट रेन्ड ऑन ट्यूसडे। अब प्रोपोजिशन में तो हम पी को या तो ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते थे या फॉल्स, कि ट्यूसडे को बारिश हुई तो हम इसको ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते थे, और अगर बारिश नहीं भी हुई तो हम उसको फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते थे। लेकिन अगर हमने रेन की बजाय ट्यूसडे में कुछ सनी असाइन करना हो, विंडी असाइन करना हो, कोई यानी वेदर डिफरेंट देना हो, या सेम रेनी का जो वेदर है उसको किसी और डे के ऊपर भी मैप करना हो, तो फिर क्या होगा, अगर हमने सिंपल रेन जो है वो ट्यूसडे की बजाय वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हर एक के लिए वेदर की प्रेडिक्शन करनी हो कि इस पर्टिकुलर डे के ऊपर बारिश होगी, तो फिर हमें क्या होगा, उतनी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो उसकी बजाय क्या बेटर नहीं है कि हम इस एक स्टेटमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट करें कि हम यहीं पे पूरे वीक का जो वेदर है उसको हम बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। सो प्रेडिकेट कैलकुलस में यही होता है कि हम इस तरह से एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम इंडिविजुअली उनको चेंज कर सकें, अपडेट कर सकें। जस्ट लाइक ये स्टेटमेंट थी, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट थी, इट रेन्ड ऑन ट्यूसडे। इसमें एक वेदर था, एक ट्यूसडे था, और वेदर क्या था उस दिन, रेन, ये तीन चीजें थी। तो उसको इस फॉर्म में, एक फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब ये है कि हम ट्यूसडे की बजाय कोई भी दिन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मंडे कर सकते हैं, संडे कर सकते हैं, फ्राइडे कर सकते हैं, और रेन को चेंज करके हम सनी, विंडी, ह्यूमिडिटी, कोई भी इसमें यानी कि वेदर कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो बजाय प्रोपोजिशन को एक कांस्टेंट सेंटेंस रखने की बजाय उसको प्रेडिकेट कैलकुलस में इस तरह से एक फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन को हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसके एक्सेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज प्रेडिकेट कैलकुलस। इसकी बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, क्योंकि ये सबसे ट्रिकी, मैं आपसे पहले भी बताया था कि आपकी पूरी कोर्स आउटलाइन में सबसे ट्रिकी जो है पार्ट प्रेडिकेट कैलकुलस का होगा। जितनी जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें उतनी आपके लिए आसानी रहेगी। So we can create a predicate weather, एक फंक्शन हमने बना लिया, that describes a relationship between a date and the weather। particular day, डेट को और particular weather के साथ एक रिलेशनशिप यहाँ पे वो शो कर रहा है। अब अगर इसको हमने चेंज करना हो, मैं जो है इसको या तो नोटबुक के ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ। फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं इसको नोटबुक के ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ मोबाइल से इसको कनेक्ट करने के बाद। पिन कर ले इसको, ये स्क्रीन शेयरिंग पे है, वहाँ पे आप देखिए इसको। तो हमारे पास एक प्रोपोजिशन थी, इट रेन्ड ऑन ट्यूसडे। इस प्रोपोजिशन को हमने कन्वर्ट किया इनटू प्रेडिकेट, और इसमें से जो यूजुअली वर्ब होता है उसको हम फंक्शन नेम बना लेते हैं। एक वेदर के नेम का फंक्शन बना लिया जिसमें अब ट्यूसडे एंड रेन
ये वेदर का फंक्शन बन गया जो कि रिलेशनशिप शो कर रहा है विद डे के साथ और विद पर्टिकुलर वेदर के साथ। अब आसानी ये हो गई कि हम अगर किसी भी दिन को हम मंडे को बताना चाहते हैं कि रेन हुई थी, तो हमें मजीद लाइंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं मंडे के वेदर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम सबसे पहले रीड करते हैं मंडे, उसके बाद फंक्शन नेम वेदर, और उसके बाद पैरेंथेसिस में कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू होती है रेन। ठीक, सो मंडे वेदर रेन। अब इसको हम चेंज करके मंडे वेदर सनी भी कर सकते हैं। यानी अब हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि हम किसी भी पर्टिकुलर डे के वेदर को शो करने के लिए हमें मजीद लाइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी फंक्शन को चेंज करके उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे के ऊपर क्या वेदर था। मजीद जो है स्टोरेज का इशू जो है वो हमारा रिजॉल्व होता है बाय यूजिंग प्रेडिकेट कैलकुलस के थ्रू। और यही चीज़ आपने लर्न करनी है कि किस तरह से हम एक स्टेटमेंट को इस तरह के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्यूटी देखिए इसकी प्रेडिकेट कैलकुलस की कि आप ट्यूसडे की बजाय यहाँ पे डेज ऑफ वीक लिख लें, एनी पर्टिकुलर डे, एक्स कर ले, इसको एक्स कर लें, एक्स वेदर क्या हो जाएगा, रेन हो गया। इस एक्स को डिफाइन कर दें कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है डेज ऑफ वीक के सेट से, यानी कि इस डेज ऑफ वीक में से कोई भी एक एक्स को आप असाइन कर सकते हैं। ठीक, और अब अगर रेन को भी आपने जनरलाइज उसको करना है, वेरिएबल उसको असाइन कर सकते हैं, आप उसको एक्स वेदर रेन की बजाय वाई कर दें और वाई डिफाइन कर दें कि वाई जो है सब पार्ट है इसका वेदर के ग्रुप में से, और वेदर जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो रेनी हो सकता है, सनी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ह्यूमिड हो सकता है या विंडी हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास एक प्रेडिकेट फंक्शन बन गया जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं उसको, या फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फंक्शन नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो यही तीन इंटरप्रिटेशन वैल्यूज यूज होंगी, फर्दर भी हम यूज करेंगे, तभी नाम सीख लें कि अगर आप कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं जिसको आप चेंज नहीं करते तो वो आपका एक कांस्टेंट होगा लाइकवाइज, और इसको हमेशा अपने लोअर केस लेटर से लिखना होता है। जैसे मंडे है लोअर केस में लिखते हैं तो ये कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, या रेन है तो ये कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। वेदर फंक्शन का नेम ही होता है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन नेम। और उसके बाद अगर आपने कोई वेरिएबल देना है जिसको आप चेंज कर सके तो उसको फिर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट करती हूँ आपकी आसानी के लिए। कोई एक नेम कर लेते हैं, अली लाइक्स मैंगोज और आइसक्रीम हम कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखें कि वर्ब क्या है, फंक्शन नेम हमेशा वर्ब हम लिखते हैं, तो इसमें जो लाइक है ये हमारा वर्ब आ जाता है, यानी कि कोई काम जो वो कर रहा है। तो हमेशा हम अपने प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर जो फंक्शन बनाएंगे वो वर्ब लेंगे, लाइक कर लेंगे, लाइक्स कर लेंगे, हमारा फंक्शन नेम बन गया। अब इसमें देखें अली है एक एंटिटी, उसको हम लोअर केस लेटर में लिखते हैं क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, हम पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अली लाइक्स और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू आइसक्रीम, तो ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को चेंज करके किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, आइसक्रीम को चेंज करके कोई भी यहाँ पे हम चीज़ ऐड कर सकते हैं, फ्रूट नेम ऐड कर सकते हैं, कोई भी और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि एक जेनेरिक हमारे पास फंक्शन बन गया जिसको हम किसी तरह से भी चेंज करके वेरिएबल वैल्यूज पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइक्स क्या होगा, फंक्शन नेम, ठीक है। अब यहाँ पे अली जो है एक ही पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसको मैंने लोअर केस में लिखा है ताकि आप ये चीज़ समझ लें कि दिस इज कांस्टेंट। और आइसक्रीम भी लोअर केस से है, इट मीन्स कि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है जिसका हमने एक फंक्शन बनाया है, अली लाइक्स आइसक्रीम।
अब इसको अगर हम जेनेरिक करना चाहें, अली की बजाय हम किसी भी पर्सन की बात कर रही हूँ, तो हम क्या कर देते हैं, एक्सिस को डिनोट कर देते हैं और यहाँ पे साइड पे बता देते हैं कि एक्स बिलोंग करता है पर्सन्स के ग्रुप से। वो पर्सन अब कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकती हैं, मैं हो सकती हूँ। एक्स लाइक्स फंक्शन नेम आ गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू आइसक्रीम कर लें। ठीक, अब इस फंक्शन में देखें, इस फंक्शन में x हो गया वेरिएबल नेम। x कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको हमने बता दिया कि x पर्सन के ग्रुप में से कोई वैल्यू हो सकती है। x कैपिटल लेटर में लिखा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक, लाइक्स फंक्शन नेम हो गया, एंड देन आइसक्रीम को भी मैंने लोअर केस से लिखा है, इट मीन्स कि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज फंक्शन नेम। अब आइसक्रीम की बजाय अगर किसी और एंटिटी को आपने ऐड करना है, तो इसकी बजाय आप ऐड कर सकते हैं y, और y बता दें कि y जो है वो किसके फ्रूट के ग्रुप में से है, या इसी तरह से फास्ट फूड के ग्रुप में से कोई चीज़ है। ठीक, तो अब x भी वेरिएबल हो गया, y भी वेरिएबल हो गया। तो ये एक सिंपल इंटरप्रिटेशन थी प्रेडिकेट कैलकुलस की। कुछ समझ आई, अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी डेवलप। अभी फर्दर हम कुछ और इसके इंटरप्रिटेशन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, फिर दोबारा आएंगे इसी तरह प्रैक्टिस के ऊपर। तो अभी स्लाइड में शेयर कर देती हूँ दोबारा, वहाँ से हम देख लें। जी, आपकी आवाज़ बेटर नहीं आई, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन अपना रिपीट कर दे, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। एनीवन एल्स, किसी और ने सुना हो तो वो रिपीट कर दे क्वेश्चन। जी, कभी कभी आ जाती है। ओके, अभी परेशान ना हो, अभी हम इस पे काफी प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ इसकी नोटेशन देख लें। बेटा एक स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर के साथ ही हमें उसको डिफाइन करना है। ब्रैकेट के अंदर फंक्शन नेम बाहर आएगा, उसके बाद उसके पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज। अभी तसल्ली रखिए, अभी ना परेशान हो, अभी मजीद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके रूल्स पहले देख लें कुछ। सो वी कैन क्रिएट अ प्रेडिकेट वेदर दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डेट एंड द वेदर। ठीक है, और उसके बाद इन्फ्रेंस रूल्स के थ्रू हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। मजीद देख लेते हैं इसके सिंबल्स कुछ। अच्छा, अब प्रेडिकेट कैलकुलस में तीन चीज़ें आ रही थी ना, एक फंक्शन नेम था, एक वेरिएबल था और एक कांस्टेंट सिंबल था, यानी तीन चीज़ें। अब उनको बनाने का तरीका क्या है, डिक्लेयर करने का तरीका। उसको डिक्लेयर करने का तरीका ऐसे ही जैसे वेरिएबल नेम जैसे प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करते, तो वो आपका अल्फ़ाबेट दैट मेकअप द सिंबल ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस कंसिस्ट ऑफ, उसमें लेटर्स हों अपर और लोअर केस, उसमें डिजिट्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है, और अगर स्पेस आपने यूज़ करनी है तो उसमें अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जिस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते थे, उसी तरह से प्रेडिकेट कैलकुलस के जो सिंबल्स हैं उनको आपने डिक्लेयर करना है, जिसमें फंक्शन नेम हो, वेरिएबल नेम हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, तो वो आपके लेटर के अपर और लोअर केस लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें डिजिट्स आप ऐड कर सकते हैं, और अगर स्पेस दे दी है तो अंडरस्कोर। ये ऐसे ही जैसे अपना ईमेल आईडी आप बनाते हो ना, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि सिर्फ इन्हीं तीन का कॉम्बिनेशन हो, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ना हो, जो भी आप वेरिएबल नेम या ईमेल एड्रेस बना रहे हो उसका। इसमें भी चाहे आप फंक्शन नेम डिक्लेयर करो, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करो और कांस्टेंट वैल्यू दो, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ वो बनाना है। So symbols in the predicate calculus begin with a letter and are followed by any sequence of these legal characters. हमेशा लेटर से शुरू करना है, जो भी फंक्शन नेम या वेरिएबल और कांस्टेंट नेम देना है, और उसमें आप अंडरस्कोर या फिर डिजिट के कॉम्बिनेशन दे सकती हैं। पैरेंथेसिस, कॉमास, पीरियड्स, डॉट are used solely to construct well-formed formulas and do not denote objects or relation in word. These are called improper symbols. अच्छा, अब आपने जो सिंबल्स डिक्लेयर करने हैं, वेदर जो फंक्शन नेम है, वेरिएबल और कांस्टेंट, उसमें आपने पैरेंथेसिस, कॉमास और पीरियड्स उसमें ऐड नहीं करने हैं, फुल स्टॉप्स ऐड नहीं करने।
सिर्फ इन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन से आपने बनाने हैं, नेम डिक्लेयर करने हैं। Predicated calculus symbols include truth symbols, either true or false, constant symbols, which are symbol expressions having the first character lowercase, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, variable symbols, which are symbol expressions beginning with an uppercase letter, variable symbols are used, ठीक, और उसके बाद आ जाता है function symbols, which are symbol expressions having the first character lowercase, और उसके बाद बाकी जो है आप चाहे अपर में लिखें, डिजिट्स की कॉम्बिनेशन बनाएं या अंडरस्कोर उसमें ऐड करें, स्पेशल कैरेक्टर्स बस उसमें ना हो। जस्ट लाइक 2 + 3, ये क्या होगा, प्लस यहाँ पे वेरिएबल नेम, सॉरी फंक्शन नेम है, 2 + 3, 2 एक कांस्टेंट हो गया, 3 एक कांस्टेंट हो गया। एक्स वेदर रेन, वेदर जो है फंक्शन नेम हो गया, एक्स वेरिएबल है एंड रेन जो है वो दैट इज अ कांस्टेंट। A function expression consists of a function constant of arity n followed by n terms। अब यहाँ भी एक चीज आ जाती है arity। किसी भी फंक्शन की arity डिफाइन करते हैं, ये डिग्री इसको बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये होता है फंक्शन में कितनी वैल्यूज हैं, जस्ट लाइक यूनरी फंक्शंस होते हैं, बाइनरी फंक्शन, टर्शरी फंक्शन, इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो वो फंक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो, फंक्शन और उसके अंदर एक एक्सप्रेशन हो, उसको हम यूनरी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखें प्लस के अंदर 2 वैल्यूज है, इट मीन्स ये बाइनरी फंक्शन है, एरिट्री इसकी 2 है, ये डिग्री इसकी 2 है। ये वेदर वाला है तो इसमें भी पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यूज है, तो इट मीन्स कि जो वेदर का फंक्शन है इसकी एरिट्री भी 2 होगी या इसकी डिग्री भी 2 होगी। और अगर मजीद इसमें वैल्यूज आ जाती तो उसी तरह से इसकी 3 हो जानी थी। सो एरिट्री बेसिकली डिग्री बोला जाता है फंक्शन के अंदर जितनी वैल्यूज हैं, followed by n terms enclosed in parentheses के अंदर separated by commas के साथ जितनी भी वैल्यूज है वो फंक्शन की एरिट्री होगी। वो यूनरी हो सकता है फंक्शन, वो बाइनरी फंक्शन हो सकता है, वो टर्शरी फंक्शन हो सकता है, 4 वैल्यूज के साथ हो सकता है। सो कोई भी टर्म फंक्शन के अंदर या तो कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स है लेजिटिमेट प्रेडिकेट कैलकुलस सिंबल्स। अब ये सिंबल्स हैं जिनको आप एज अ फंक्शन नेम, एज अ वेरिएबल नेम और कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट वन है जॉर्ज, यानी कि वो वैलिड फंक्शन है। 5 3 जो डिजिट्स के, अल्फाबेट्स और डिजिट्स के और अंडरस्कोर की कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हैं। नॉट लीगल सिंबल्स के एग्जांपल इस तरह से हैं कि डिजिट से आप शुरू नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर उसमें ऐड नहीं कर सकते कहीं पे भी। So constant symbols must begin with the lower case। Again ये चीज कंसीडर आपने करनी है कि कांस्टेंट हमेशा लोअर केस लेटर से शुरू होगा। जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, वेरिएबल सिंबल मस्ट बिगिन विद एन अपर केस लेटर। वेरिएबल हमेशा अपर केस से, चाहे फर्स्ट अल्फाबेट उसका अपर में लिखते हैं बाकी लोअर में, लेकिन हमेशा शुरू वो अपर केस लेटर से होगा। उसके बाद वैलिड फंक्शंस हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट वन देखिए, एक्स फंक्शन वाई, इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स फंक्शन वाई। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, फंक्शन नेम लोअर केस लेटर में लिखा हुआ है एंड वाई अगेन वेरिएबल है, कॉमा सेपरेटेड। और इस फंक्शन की एरिट्री कितनी है, 2। सेकंड देखिए रहमान फादर, रहमान जो है लोअर केस से शुरू हो रहा है, इट मींस दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और फादर, फादर भी लोअर केस से शुरू हो रहा है, इट मींस ये भी एक फंक्शन नेम है जिसकी एरिट्री इस फंक्शन की 1 है कि एक ही वैल्यू है इसमें। ऑरेंज प्राइस, ऑरेंज इज अ कांस्टेंट एंड प्राइस इज अ फंक्शन नेम विद एरिट्री और डिग्री 1। तो ये कुछ एग्जांपल थी, इनवैलिड फंक्शन की एग्जांपल है। अब आप मुझे बताएं कि ये इनवैलिड क्यों है। द फर्स्ट वन एक्स एफ वाई, ये इनवैलिड क्यों है। क्योंकि इसमें जो फादर का एफ है वो कैपिटल है, जबकि ऊपर जो जी है वो बिल्कुल, small है। जी हमने जो देखे हैं रूल्स उसके अकॉर्डिंग फंक्शन नेम हमेशा लोअर केस लेटर से शुरू होगा, इन फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड में भी। थर्ड कोई बता सकता है कि थर्ड जो है वो तो लोअर केस से शुरू हो रहा है फंक्शन नेम, फिर वो इनवैलिड क्यों है। ये परसेंटेज का साइन आया प्रॉपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो रूल्स ऊपर देखे हैं उनके अकॉर्डिंग लेजिटिमेट प्रेडिकेट कैलकुलस सिंबल्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है या डिजिट्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है, वो भी फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होगा उसके बाद। तो आई होप समझ आ ही रही है कुछ कुछ। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है एटॉमिक सेंटेंसेस की। एटॉमिक सेंटेंसेस होते तो प्रेडिकेट कैलकुलस सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग शो कर रहे होते हैं। अब जहाँ पे एग्जांपल हमने देखी थी
2+3 वाली, वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा। वो 2+3 फंक्शन नेम तो प्रॉपर डिक्लेयर हुआ है, लेकिन वो आउटपुट समझ नहीं आ रही कि 2+3 एंड कहाँ पे हो रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये एटॉमिक सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई उसमें आउटपुट देनी चाहिए उसको। So predicate calculus simple includes predicate symbols or symbols beginning with, अच्छा ये दोबारा सम अप किया गया है predicate calculus को। Predicate symbols are symbols beginning with the lowercase letter. Predicates have an associated positive integer referred to as the array or argument number, जिसका array 1 है, 2 है, 3 है। An atomic sentence is a predicate constant of array n followed by n terms enclosed in parentheses and separated by a comma. So atomic sentence में basically predicate constant ही होता है, predicate function ही होता है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये होता है कि कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको मजीद क्लियर होती हैं चीजें। Every atomic sentence is a predicate calculus sentence. तो अभी देखें, ये आमिर फ्रेंड्स अली, आमिर इज अ कांस्टेंट सिंबल, कांस्टेंट वैल्यू आमिर, फ्रेंड्स फंक्शन नेम इज फ्रेंड अली, यानी कि स्टेटमेंट अगर प्रोपोजिशन होती तो वो इस तरह से लिखी होती, आमिर इज फ्रेंड विद अली, या आमिर इज अली इज फ्रेंड। उसको अगर फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पे प्रेडिकेट कैलकुलस में लिखा गया है तो आमिर फ्रेंड्स अली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम एटॉमिक सेंटेंस कह सकते हैं। अब ये एक नेस्टेड फंक्शन है जिसमें इसको रीड किस तरह से करेंगे, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू है आमिर फादर, उसके बाद आउटर वैल्यू जो फंक्शन है दैट इज फ्रेंड्स, और उसको जब कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू को रीड करेंगे तो अली फादर इज एन एटॉमिक सेंटेंस। इसको अगर हम प्रोपोजिशन में लिखेंगे तो क्या होगा कि आमिर फादर फ्रेंड्स विद अलीज फादर, ठीक है, यानी कि इसको हमने चेंज करके तो लिखा है इसको प्रेडिकेट में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस हो सकती है वैल्यू या नो हो सकती है। सो दिस इज एन एटॉमिक सेंटेंस, प्रेडिकेट भी है और एटॉमिक भी है। थर्ड एग्जांपल देखिए, 2+3 प्रॉपर वेल डिफाइंड फंक्शन भी है, एक प्रेडिकेट फंक्शन है लेकिन एटॉमिक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। 2+3 क्या होगा, इक्वल के बाद कोई और वैल्यू होती जिससे हम कह सकते हैं कि या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर हम कंसीडर करते हैं कि दिस इज एन एटॉमिक सेंटेंस। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, सो दिस इज नॉट एन एटॉमिक सेंटेंस। प्रेडिकेट में और एटॉमिक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जो फंक्शन प्रॉपर डिक्लेयर्ड हो प्रेडिकेट के रूल्स को फॉलो करके और उसके बाद वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तो वो प्रेडिकेट भी होगा और एटॉमिक भी होगा। लेकिन अगर इस तरह की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो तो वो प्रेडिकेट फंक्शन तो होगा लेकिन एटॉमिक सेंटेंस नहीं होगा। 2+3 उसके बाद इक्वल भी आ गया लेकिन अभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इक्वल के बाद राइट साइड पे यहाँ पे कॉमा ऐड करके अगर कुछ लिख देते तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता, एटॉमिक सेंटेंस भी हो जाता। So this is again a predicate function but not an atomic sentence. 2+3 = 7। अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 2+3 = 7। इस स्टेटमेंट को या तो हम ट्रू कह सकते हैं या फॉल्स असाइन कह सकते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो फॉल्स दे रहा है या ट्रू दे रहा है। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड predicate function as well as an atomic sentence. So note that this sentence given the standard interpretation of plus and equal, although कि वो false है, equal नहीं आ रहा 2+3, लेकिन फिर भी वो complete information provide कर रहा है, इसलिए वो एक atomic sentence है। So यहाँ पे हम pause लेंगे, कुछ प्रैक्टिस आप इस स्लाइड तक देख के आए, प्रेडिकेट को किस तरह से डिफरेंट प्रोपोजिशंस लें और उसकी कोशिश करें कि आप प्रेडिकेट में कन्वर्ट कर सके, फंक्शंस आप उसके बना सकें। कुछ यहाँ पे जस्ट लाइक एक्स लाइक्स अली, उसको हम प्रोपोजिशन को कन्वर्ट किया इन प्रेडिकेट में। एक्स लाइक्स वाई, आइसक्रीम वाली एग्जांपल हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके आए तो इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। एनी क्वेश्चन सो फॉर? अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, फ्राइडे की क्लास अगर आप रिक्वेस्ट है कि 10 बजे उनके साथ BSCS के साथ ले सके, क्योंकि सेम लेक्चर है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, तो वो बार दोनों, पहले तो ये था कि इन कैंपस स्ट्रेंथ का इशू था, तो अगर आप किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो तो 10 o'clock वाली जो मीटिंग है BSCS के साथ उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि दोनों जो है वो एक ही लेवल पे, एक ही पेज पे हैं, तो दोनों को मैं इकट्ठा ही एक ही लेक्चर डिलीवर कर सकूँ। कोई इशू तो नहीं होगा 10 o'clock वाली क्लास में किसी को फ्राइडे को?
सो LMS पे लिंक मौजूद है फ्राइडे की क्लास का 10 o'clock वाला, तो आप 10 बजे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक ही क्लास में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेशन आपको बताया, प्रैक्टिस की चीज़ें बताई हैं, उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। आप लोग लीव कर सकते हैं, अगर किसी ने अटेंडेंस मार्क करवानी है तो वो बता दें मुझे। मैम अटेंडेंस मार्क करवाएंगे। मैम मेरी अटेंडेंस कर लगा देते दो। हैं मुश्ताक। मैम 020 की। ओके 020 ओके। और 19 मैम 0 इसी के ऊपर गया। मोहिद रहमान 19 046 046 निमिशा फातिमा जी। और किसी की रह गई हो? 037 037 ठीक है जी। 32 आरजू यासीन, अब्दुल्ला, सबा, उसामा। ठीक है जी, आप लोग लीव कर सकते हैं। बाकी अपलोड मैंने कर दिए लिंक्स, में LMS पे शेयर कर देती हूँ, लास्ट लेक्चर का भी और आज का लेक्चर का भी। मैम थैंक यू।